हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है डियर। आज का आपका टॉपिक रहेगा डिसइंफेक्शन के ऊपर। डिसइंफेक्शन आफ्टर द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रोसेस किया जाता है दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन। ठीक है, और डिसइंफेक्शन से जो पहले प्रोसेस किया जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। क्लियर है डियर। डिसइंफेक्शन से भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पूरा ही वाटर ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स बता देता हूं कि सर सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे उनको रिमूव करते हैं। उसके बाद सर हम एरिएशन करते हैं, और एरिएशन किसका किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था भाई। एरिएशन किया जाता है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर को ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में लाया जाता है, दैट प्रोसेस इज एरिएशन। एरिएशन के बाद सर हम ग्रिड चैम्बर में लेके चलते हैं। कहां पे लेके जाते हैं भाई, ग्रिड चैम्बर में। ठीक है, और ग्रिड चैम्बर में भी आप इंप्योरिटीज रिमूव करते हैं, और उसके बाद कहां लेके जाते हैं सर, स्कीमिंग टैंक के अंदर। कहां लेके जाते हैं, स्कीमिंग टैंक के अंदर। और स्कीमिंग टैंक में हम क्या करते हैं, जितनी भी आपके पास यहाँ पे ऑयल वगैरह होता है, फैटी एसिड वगैरह होता है, उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद स्कीमिंग टैंक के बाद आप पीएसटी पे चले जाते हैं, और पीएसटी के बाद आप एसएसटी का प्रोसेस अपनाते हैं। एसएसटी के प्रोसेस में आप क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एडिड विद कोकुलेशन करते हैं। यहाँ पे क्लैरिफ्लैकुरेटर होता है, तो यहाँ पे जैसे आप फीडिंग डिवाइस करेंगे, पहले फीडिंग डिवाइस आएगा। ठीक है, फीडिंग डिवाइस में आप क्या होगा कि फीड करेंगे, कोगुलेंट को फीड करेंगे आप, तो क्या हो सकता है सर, वो आपके पास पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, और सर वेट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। पाउडर मतलब वो ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड मतलब वो वेट फॉर्म में भी हो सकता है। फीडिंग के बाद आप कहां पे जाएंगे सर, मिक्सिंग बेसन में जाएंगे। बिल्कुल सही, कहां पे जाएंगे सर, मिक्सिंग बेसन में जाएंगे। मिक्सिंग बेसन मतलब वो अपनी बफल वॉल के होता हुआ गुजरेगा। उसके बाद सर हम फ्लक्चुएशन करेंगे। क्या करेंगे, फ्लक्चुएशंस करेंगे, और फ्लक्चुएशन में के बाद आप क्या करेंगे, इसका एसएसटी करेंगे, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर ले जाएंगे। और एसएसटी के बाद हम उसको कहां पे लेके आएंगे यार, एसएसटी के बाद हम उसको लेके आएंगे आपके पास दैट इज फिल्ट्रेशन में। कहां पे लेके आएंगे, फिल्ट्रेशन में। और फिल्ट्रेशन में भी आपने अभी स्टडी किया है जस्ट कि सर यहां पे हमने रैपिड सैंड फिल्टर की स्टडी की थी और स्लो सैंड फिल्टर की स्टडी की थी। उसके बाद आपने यहां पे ड्यूल मीडिया फिल्टर की स्टडी की थी, डीएम, जिसको हम ड्यूल मीडिया फिल्टर बोलेंगे, ड्यूल मीडिया फिल्टर डीएमएफ। उसके बाद आपने किसकी स्टडी की, प्रेशर ग्रेविटी फिल्टर की स्टडी की। और उसके बाद आपने किसकी स्टडी की यहां पे, उसके बाद यही स्टडी क्या भाई, मिक्स मीडिया फिल्टर। उसके बाद मिक्स मीडिया फिल्टर की स्टडी की थी। क्लियर है। फिल्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस रहेगा आपके पास वो रहेगा दैट इज किसका करेंगे हम, फिल्ट्रेशन के बाद करेंगे डिसइंफेक्शन। तो आप करेंगे डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन में क्या होगा कि अभी भी जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कुछ ऐसे पैथोजन बैक्टीरिया है जो आपके अभी तक रिमूव नहीं हुए हैं, उनको आप रिमूव करेंगे या उनको किल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्शन। ये जो डिसइंफेक्शन होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, और यहाँ पे एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब यहाँ पे हम कोई ना कोई केमिकल यूज करेंगे जो आपके जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे उनको क्या करने की कोशिश करेगा, रिमूव करने की कोशिश करेगा या फिर किल करने की कोशिश करेगा डियर। क्लियर है। तो आइए देखते हैं डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन में हम छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे। आपके पास जो पॉइंट्स होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा उन पॉइंट्स पे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है कि डिसइंफेक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया डिसइंफेक्शन होता है सर डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। क्या हो सकता है डेफिनेशन, पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले हमें क्या देखनी, इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, डेफिनेशन इसकी डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस
सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, इज नॉन एज डिसइंफेक्शन, इज नॉन एज डिसइंफेक्शन। तो इसको बोलते हैं हम इज नॉन एज डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन बोला जाता है। क्लियर है? और एक और इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, एक और डेफिनेशन होती है कि इस एक टाइप का ये प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस। ये क्या है सर? इट इज ए प्रोसेस टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, कि क्या करता है सर? ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करता है। तो यहां पे आपको फिर से एक नई स्टेट मिल गई भाई कि सर ये पैथोजेनिक क्या होता है? पैथोजेनिक आपके पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए हानि पहुंचाते हैं, यानी कि आपको किसी ना किसी प्रकार की उस पानी को पी जाने से अगर उसके अंदर पैथोजन है तो आपको कोई ना कोई बीमारी होगी, यानी कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक मीन्स, तो यहां पे लिख देते हैं हम पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मीन्स क्या है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? आपके पास डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आपने बता दिए तो हमें क्लियर हो गए बाबा, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुई। डेफिनेशन के बाद सर अब ऐसा तो नहीं है तो सर एक प्रोसेस हुआ, इसको मारने के लिए कुछ ना कुछ दवाई तो होगी भाई। जी हाँ, दवाई मीन्स कोई ना कोई केमिकल तो होगा। तो इसके लिए जो केमिकल यूज करते हैं हम, किसके लिए? टू किल द पैथोजेंस के लिए, उनको बोला जाता है डिसइंफेक्टेंट। क्या बोला जाता है? डिसइंफेक्टेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा मैं, दैट इज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है अब इसके बारे में देखिए। डिसइंफेक्टेंट होता है द केमिकल, कि आप एक केमिकल ऐड करते हैं, द केमिकल एडिड टू वाटर, एडिड टू वाटर, एडिड टू वाटर टू किल द, एडिड टू वाटर टू किल द हार्मफुल सब्सटेंसेस, टू किल द हार्मफुल substances, harmful substance is known as disinfectant। इसको क्या बोला जाता है? डिसइंफेक्टेंट। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, 3 टर्म पूछेगा आपको। 3 टर्म कौन कौन सी होती है? एक पूछेगा डिसइंफेक्शन, और एक पूछेगा डिसइंफेक्टेंट, और एक पूछेगा स्टीरिलाइजेशंस। क्या पूछेगा? स्टीरिलाइजेशंस। थर्ड टर्म में लिख देता हूं स्टीरिलाइजेशंस। तो दैट इज स्टीरिलाइजेशन, स्टीरिलाइजेशन। तो सर ये स्टीरिलाइजेशंस क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा कि बच्चों को स्टीरिलाइजेशन वाला पानी देना चाहिए। स्टीरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, जो डिसइंफेक्शन होता है वो तो सिर्फ आपके हार्मफुल सब्सटेंस को खत्म करता है। क्लियर है? जो आपका स्टीरिलाइजेशन वाला पानी होता है ये आपके हार्मफुल सब्सटेंस को किल तो करता ही करता है, साथ में हार्मलेस वाले को भी खत्म करता है, ठीक है। यानी कि डिसइंफेक्शन आपके सिर्फ ओनली हार्मफुल सब्सटेंसेस को किल करता है, जी जो भी आपके हार्मफुल पैथोजेंस होंगे उनको किल करेगा, बट जो आपका स्टीरिलाइजेशन है वो आपके हार्मफुल वाले हैं उनको तो मारेगा ही मारेगा, साथ में जितने जो आपके कुछ एक्टिव ऐसे होते हैं जो पानी के लिए हानिकारक नहीं होते, ठीक है। अगर हम उन एक्टिव सब्सटेंस वाला पानी पी भी जाएं तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं होगा, बट उसको भी वो किल कर देता है। यानी कि स्टीरिलाइजेशन मतलब कि मानो एक कफ गिलास लिया आपने, उसमें क्लोरीन डाली होगी आपने, फिर आपको इसको 24-48 डेज के बाद आपने वो पानी को पीना स्टार्ट किया, आपने उसको पीने से पहले क्या कर दिया? बॉयल कर दिया। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टीरिलाइजेशन। क्लियर है? तो उसका क्या कर दिया आपने? स्टीरिलाइजेशन कर दिया। मतलब उसको आपने पहले क्लोरीन तो उसमें ऐड किया ही था, क्लोरीन ऐड करने से क्या हुआ, यानी कि डिसइंफेक्शन में आपने एज ए क्लोरीन ऐड किया तो सर उसके अंदर जो पैथोजेंस थे वो किल हो गए। अब जो सर पैथोजेंस किल हो गए, कई लोगों ने उसको डायरेक्ट ही कंज्यूम कर लिया, डायरेक्ट ही इस पानी को पी लिया तो कोई नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट कई लोगों का जैसे बच्चे वगैरह होते हैं उसी क्लोरीन वाले वाटर को हमने क्या कर दिया, आपने बॉयल कर दिया। तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज स्टीरिलाइजेशन। क्लियर है? तो स्टीरिलाइजेशन क्या होता है आपके पास वो दिखेगा, टू किल द ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस,
तो यहां लिखूंगा मैं टू किल द all type of the substances, to kill the all type of harmful as well as harmless substances, ठीक है, present in water by the process of boiling, by the process of boiling is known as स्टीरियलाइजेशन। क्लियर हुआ? स्टीरियलाइजेशन में आपको डिफरेंस पता लगना चाहिए। स्टीरियलाइजेशन में लग गया, डिसइंफेक्टेंट का पता लग गया और डिसइंफेक्शन का आपको पता लग गया। क्लियर है? अब आती है डियर इसकी कि जो भी आपका ये डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट ये कैसा होना चाहिए, यानी कि डिसइंफेक्टेंट कि जो आप एक केमिकल ऐड कर रहे हैं अपने वाटर के अंदर, ये किस टाइप का होना चाहिए। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ डिसइंफेक्शन की कौन कौन सी डिजायरेबल क्वालिटी होनी चाहिए आपकी डिसइंफेक्टेंट की, या तो डिसइंफेक्शन बोल दो या डिसइंफेक्टेंट बोल दो, ठीक है। तो यहां पे मैं पहली डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला तो सर ये केमिकल है, और जब केमिकल है तो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो यही होता है, हम अब 130 करोड़ की आबादी वाले देश में रह रहे हैं जहां पे इतनी पॉपुलेशन है, तो सभी क्या चाहेंगे कि सस्ता हो, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो इतनी पुअर है कि हम एफर्ट नहीं कर सकते महंगी चीजों को। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए सर, लो कॉस्ट होनी चाहिए। तो इसको भी मैं एक डिब्बे में कवर करता हूं ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बना सकता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट्स क्या है सर कि सर इसकी लो कॉस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही, लो कॉस्ट होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए भाई, ये तो आपका पहला कॉस्ट है कि लो कॉस्ट होना चाहिए। सर इसकी एफिशिएंसी कि जो भी आप डिसइंफेक्टेंट या जो भी केमिकल आप ऐड कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो सारे के सारे बैक्टीरिया को किल करे। कौन से बैक्टीरिया, जो हार्मफुल है भाई उनको तो करे, बट साथ में आपके पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हार्मलेस होंगे, उनको भी किल करे। तो ये भी होनी चाहिए भाई, द एफिशिएंसी ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया, the efficiency to killing the bacteria is high, कि इसकी जो एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, बैक्टीरिया को किल करने की हाई होनी चाहिए। आप इस प्रकार का डिसइंफेक्ट यूज करें। तीसरा और क्या होना चाहिए सर, यस, जो भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, जो भी आप केमिकल यूज कर रहे हैं, उसका कांटेक्ट टाइम ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब जैसे ही आपने अपना, मानो फॉर एग्जांपल आपने क्लोरीन ऐड किया, और क्लोरीन है कि जब तक उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाया तब तक आपको पता लगा कि वो पानी क्या हो गया, रिकंटामिनेशन हो गया। क्या हो गया, उस पानी गंदा हो गया, क्यों, ड्यू टू लीकेज की वजह से। तो आप जब पानी आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंच रहा है, उस समय तक वो पानी क्या होना चाहिए, आपका प्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रास्ते पे आके कोई लीकेज वगैरह हो गई और लीकेज होने की वजह से ये आपका पानी क्या हो गया है, खराब हो गया है। और इसीलिए इसमें इतनी क्लोरीन तो होनी चाहिए कि ताकि जो भी आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंच सके, तब तक आपका, इसीलिए इसका कांटेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है सर हमारे पास कि डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट शुड हैव लार्ज कांटेक्ट टाइम। तो ये भी लिख देता हूं मैं, डिसइंफेक्टेंट शुड हैव लार्ज कांटेक्ट टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि जब तक आप अपने एंड स्टेज तक पहुंचेंगे तब तक पता लगा कि उसमें दोबारा से आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, कांटेक्ट टाइम विद वाटर,
कॉन्टेक्ट टाइम विद वाटर। क्लियर है? ये क्या बोलता है कि अगर आपका डिसइंफेक्टेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे कि उसका यूज आप ऑन एन एवरेज फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अगर आपको पता लगा आपको प्रेजेंट के लिए नहीं देखना, जो भी आप क्लोरीन ऐड करोगे उसको आपने प्रेजेंट के लिए नहीं देखना, उसको आपने फ्यूचर प्लान के लिए देखना है कि जब तक वो पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचा है तब तक क्या उस वाटर के अंदर क्लोरीन रहा या नहीं रहा। ठीक है, पता लगा भाई क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है तो दोबारा से हो सकता है कि उसके अंदर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से आ जाए। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आपको पानी को बॉयल करने से, आज आपने पानी बॉयल किया है कल को बॉयल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसकी भी तो कोई टाइम पीरियड रहता है। तो कम से कम मानो कि 10 से 15 मिनट का कांटेक्ट पीरियड रहना चाहिए आपका किसके बीच में, क्लोरीन का जो भी आपने वाटर में ऐड किया है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि इफ द डिसइंफेक्टेंट अगर आपका डिसइंफेक्टेंट क्या हुआ, रिमेन इन वाटर, अगर आपके वाटर में रहा, रिमेन इन वाटर फॉर मोर टाइम, ज्यादा टाइम तक, रिमेन इन मोर टाइम, then it will inactive future contamination, then it will inactive future contamination, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट थर्ड। फोर्थ आती है आपके पास, फोर्थ क्या रहेगी, फोर्थ रहेगी कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा होना चाहिए, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, डिसइंफेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी सारी की सारी इंप्योरिटीज क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो यहां पे लिखूंगा इट शुड ऑक्सीडाइज बोलो या रिमूव बोलो, ऑक्सीडाइज और रिमूव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दी वाटर, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दी वाटर। क्लियर है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपने ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब डिसइंफेक्टेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी कोई भी इंप्योरिटीज ना मरे, ऐसा होना चाहिए कि सारी की सारी इंप्योरिटीज क्या हो जाए, उसकी किल हो जाए। क्लियर है? और फिफ्थ ऐसा भी होना चाहिए कि इट शुड ऑल्सो, क्यों क्या कर दे, इट शुड ऑल्सो रिमूव, उसकी क्षमता ये भी होनी चाहिए वो रिमूव कर दे कलर को रिमूव कर दें, टेस्ट को रिमूव कर दें एंड ऑर्डर को भी रिमूव कर दें, ऑर्डर इनअवेलेबल। ये क्या होनी चाहिए, इसकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो मार्केट में नहीं मिल रहा है ना आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इट शुड बी इजिली अवेलेबल एंड इजिली ट्रांसपोर्ट। तो ये भी आप हो सकता है कि इट शुड बी इजिली स्टोर्ड, कि हमें उसको क्या कर ले, इजिली स्टोर कर लें, इट शुड बी इजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? दीज आर द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है? पहली क्या है कि सर इसकी लो कॉस्ट होनी चाहिए, दूसरी क्या है, एफिशिएंसी टू किल द बैक्टीरिया हाई होनी चाहिए, बैक्टीरिया की को मारने की एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट शुड हैव लार्ज कांटेक्ट टाइम होना चाहिए विद वाटर, कि इसका वाटर के साथ कांटेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक सर उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं आपका वहां पे वाटर पहुंच ही नहीं पा रहा है। सुनने में आया कि सर उसमें बिल्कुल भी क्लोरीन काम ही नहीं किया उसने। ठीक है, इफ दिस डिसइंफेक्टेंट रिमेन इन वाटर फॉर मोर टाइम, अगर यही डिसइंफेक्ट आपके
पानी में ज्यादा समय तक रहेंगे तो इट विल इनएक्टिव फ्यूचर कंटामिनेशन, तो आपका ये फ्यूचर कंटामिनेशन में भी इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट शुड ऑक्सीडाइज रिमूव द ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज या रिमूव करता है आपकी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर, और इस प्रकार से होना चाहिए। और इट शुड ऑल्सो बी रिमूव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होना चाहिए कि रिमूव करे आपके कलर, टेस्ट, ऑर्डर को। क्लियर है, और इट शुड बी इजिली क्या हो, स्टोर में हो जाए, ताकि उसको इजिली हम स्टोर कर दें और इजिली उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दे। तो दीज आर द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ डिसइंफेक्शन। क्लियर, आगे देखते हैं हम इसके कुछ मेथड्स के बारे में। तो इसके मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। तो मेथड्स में हम देखते हैं इसके एक फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड आर दोज मेथड विच आर डिटेक्ट आवर सेंसेस, जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये ऐसे नहीं इनको अपने सेंसेस के थ्रू आप डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये केमिकली है। ठीक है, तो यहां पे फिजिकली मेथड में आता है आपके पास सिंपल बॉइलिंग, और दूसरा आता है यूवी रेडिएशन। क्या आता है, पहले सिंपल बॉइलिंग और दूसरा आता है यूवी रेडिएशन। इन दोनों की एक ही ड्रॉबैक्स है कि इन दोनों का यूज आप सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं सर, इनका यूज आप सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए ही कर सकते हैं। क्लियर है, बट अगर सर हम केमिकल मेथड की बात करते हैं तो केमिकल मेथड में आपके पास यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके आधार भी आप केमिकल मेथड होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आधार पे आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है माइनर मेथड और एक होता है मेजर मेथड। माइनर मेथड में आता है जैसे लाइम CaO, दूसरा आता है पोटाशियम परमैंगनेट, ओजोन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर है, उसी तरह से मेजर मेथड में एक ही आता है क्लोरीनेशन, जिसमें आप क्लोरीन को ऐड करते हैं। क्लियर है, इसके अलावा भी एक मेथड होता है, ये पुराने जमाने में होता था, आज की डेट में तो लोग इसका यूज नहीं करते हैं, दैट इज यूज ऑफ मेटल, कि कभी कभी लोग क्या कर सकते थे, आपके मेटल का भी यूज कर लेते थे। तो सर्टेन मेटल भी है, यूज ऑफ सर्टेन मेटल, तो यहां पे लिख सकते हैं हम यूज ऑफ सर्टेन मेटल, यूज ऑफ सर्टेन मेटल्स। ठीक है, तो कभी कभी हम सर्टेन मेटल्स का भी यूज कर लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको भी क्या कर लीजिएगा आप, हाईलाइट कर लीजिए कि सर हम कभी कभी क्या करते हैं, सर्टेन मेटल्स का भी यूज करते हैं। जैसे हो गया आपका कॉपर, जैसे हो गया हमारे पास यहाँ पे कॉपर हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर हम, जैसे आपका कॉपर हो गया Cu और सिल्वर हो गया Ag। ठीक है, कॉपर और सिल्वर का यूज बोलते हैं, आपने सुना होगा कि भाई आप तांबे के बर्तन में पानी रख दो शाम को और सुबह पी लो उसको, बहुत सारे लोग करते हैं और आज भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में ही होता था, आज भी लोग इसका यूज सेवन करते हैं। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो फिजिकल मेथड की स्टडी करेंगे, दैट इज सिंपल बॉइलिंग एंड यूवी रेडिएशन की डियर। तो आइए अब बात करते हैं हम डियर कुछ अपने फिजिकल मेथड के बारे में। और ये फिजिकल मेथड आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल बॉइलिंग और दूसरा होता है यूवी रेडिएशन। क्लियर है, सिंपल बॉइलिंग और यूवी रेडिएशन का यूज हम कहां करते हैं, स्मॉल स्केल में करते हैं। लार्ज क्वांटिटी के लिए हम इस वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दीज आर द कॉस्टली टेक्निक। ये दोनों कैसी है, दोनों ही आपके पास ये कॉस्टली टेक्निक है। तो आइए इनको देखते हैं वन बाय वन करके। क्लियर है, सबसे पहले आता है सर सिंपल बॉइलिंग। सिंपल बॉइलिंग क्या है, हाँ देखने में लग रहा है आपको सर कि सर सभी अपने अपने घरों में पानी को बॉयल कर सकते हैं, उसको उबाल सकते हैं, बहुत इजी है। बट डियर सोचिएगा, आप 130 करोड़ की आबादी वाली कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं और जहां पे आपको सभी को अगर पानी बॉयल करना होगा तो कितना आपका ईंधन की खपत होगी, यानी कि वहां पे आपका कितना फ्यूल खर्च होगा। क्या आपने कभी ऐसा अंदाजा लगाया है कि इतना ज्यादा जो आपका फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है, क्या ये आपको सस्ता मिलने वाला है? आज की डेट में अगर आप एक सिंपल सा कोयला भी घरों पे यूज कर रहे हैं ना डियर, तो उसका भी पैसा चार्ज करते हैं आप। क्या 1 किलो कोयले का वेट आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जानिएगा कि जो ये टेक्निक है, हाँ स्मॉल स्केल्स के लिए ये यूजफुल है, बट अगर हम इनको लार्ज स्केल पे करना चाहे तो दीज आर नॉट यूजफुल।
क्लियर है? तो आइए देखते हैं डियर कि जो आपका सिंपल बॉइलिंग होता है, इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ द डिसइंफेक्शन। पहला पॉइंट सर, नोट योर पॉइंट, पहला पॉइंट कि सर ये क्या है आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है, तो मैं लिखता हूं कि इट इज द बेस्ट मेथड। कैसा मेथड है सर? बेस्ट मेथड फॉर द डिसइंफेक्शन, मेथड फॉर द डिसइंफेक्शन। ये तो भाई मानते ही हो आप, ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट्स क्या बोलता है, मैं इसके थोड़े छोटे आपके पास एक चार्ट बना के देता हूं ताकि आपको इजी रहे। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है कि सर आप इस पे क्या करते हैं, आप इस पे किस टेम्परेचर पे आपको वाटर को बॉयल करते हैं, यहाँ पे राइजिंग द टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री। सेकंड पॉइंट, यस, राइजिंग द टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट, राइजिंग द टेम्परेचर, राइजिंग द टेम्परेचर। कई बुकों में आपको ये 60 मिल रहा होगा, कई बुकों में आपको 70 मिल रहा होगा, तो हम 60 से ऊपर मान के हैं। राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, ऑफ वाटर अबव 60 डिग्री, अबव 60 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द योर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, इट यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल। तो यहां पे लिख देते हैं कि सर इसका जो यूज है, इट्स यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल में सर आप इसका यूज करते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, माना है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माना सर कि आपके पास ये क्या है, इफेक्टिव है एंड एफिशिएंट है, एफिशिएंट है। क्लियर है? दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ सिंपल बॉइलिंग। क्लियर है? दूसरा आता है इसकी कुछ एडवांटेज और कुछ इसकी ड्रॉबैक्स। तो आइए जानते हैं कि इसकी एडवांटेज और इसकी ड्रॉबैक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ड्रॉबैक की, एडवांटेज की कर लेते हैं पहले, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं हम एडवांटेज की। तो इसकी जो एडवांटेज है, अब वो देखिएगा, एडवांटेज किसकी, किसकी एडवांटेज, बॉइलिंग वाटर की, कि इसका यूज आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए कर सकते हैं, फॉर इमरजेंसी के लिए। जैसे कि आपने सभी को सुना होगा कि जो भी पानी आपका आ रहा है, जो भी आपकी म्युनिसिपली कमिटीज यानी कि जो भी आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट आपके घरों में पानी पहुंचा रहा है, वो पानी पहले से ही ट्रीट होके आता है, बट आप नहीं मानते, आपको लगता है कि वो पानी भी गंदा है। पहले तो आप पी लेते हैं जब आप बीमार नहीं होते, बट जैसे लगता है कि सर आप बीमार हो गए तो आपको बोला जाता है कि आप पानी को बॉयल कीजिए। क्या वो पानी पहले से गंदा था जो आपके घरों में पहुंच रहा है? नहीं यार, वो पानी गंदा नहीं होता है, वो पानी भी आपको प्रॉपर तरीके से फिल्टर होके आता है, ठीक है। उन्होंने भी पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस किया है। वो ये ध्यान में रख के नहीं करते हैं कि हम अपना पानी इस रिच फैमिलीज में भेज रहे हैं, हायर कॉलोनीज में भेज रहे हैं या लोअर कॉलोनी में भेज रहे हैं। उस सबके मध्य रखते हुए डियर ये पानी का सप्लाई करते हैं कि हिंदुस्तान जैसी कंट्री में ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो एक अच्छा आरओ एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो घरों पे पानी कैसे ट्रीट करेंगे। तो पहले से ही वो अपना पानी को मेंटेन इतना करके भेजते हैं, उसकी टर्बिडिटी आपके पास 1 NTU और 5 NTU के बीच में रहती है कि उसको आम लोग उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहता है सर कि पानी को बॉयल कीजिएगा। तो बॉयल करने का मतलब होता है कि जब भी आपको इमरजेंसी हो या कोई भी आपकी एपिडेमिक्स आ गई है, जैसे महामारी चल रही है, तो उस दौरान आपको पानी को पीने के लिए बोला जाता है। वैसे हम इसका लार्ज इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो एडवांटेज है सर इसकी यही कि इट इज यूज्ड ओनली डोमेस्टिक पर्पस फॉर इमरजेंसी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इट्स यूज्ड ओनली, कि इसका सर यूज्ड जो है, इट्स यूज्ड ओनली किसके लिए करते हैं सर? डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक फॉर इमरजेंसी, डोमेस्टिक फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी पर्पस के लिए कर सकते हैं। इमरजेंसी पर्पस मतलब ड्यूरिंग द एपिडेमिक, ड्यूरिंग द एपिडेमिक, महामारी के दौरान ही हम इसका क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसा यूज नहीं कर सकते कि आप इसका यूज भाई चाहो तो करते जाओ, क्योंकि इतना ज्यादा हिंदुस्तान में इतनी वो नहीं है कि यहां पे हम पैसा बचाना है भाई,
ठीक है, एडवांटेज हो गई है। अब देख लेते हैं डियर इसकी कुछ हम ड्रॉबैक के बारे में। हाँ, कुछ ड्रॉबैक इसकी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, देख लेते हैं अब हम ड्रॉबैक के बारे में। तो हम यहां पे इसकी ड्रॉबैक के बारे में लिखेंगे, फर्स्ट इज द ड्रॉबैक। क्या क्या ड्रॉबैक है इसकी? पहली ड्रॉबैक है कि कैन नॉट बी टेक केयर फॉर द फ्यूचर कंटामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि नो पावर ऑफ एक्स ड्यूअल, नो पावर ऑफ रेजिड्यूअल। रेजिड्यूअल का मतलब होता है कि उसमें रह जाना, रेजिड्यूअल मतलब कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, रेजिड्यूअल मतलब फ्यूचर की जो भी दो टाइप की क्लोरीन, मतलब फॉर एग्जांपल क्लोरीन यहां पे दो टाइप की होती है, एक होती है आपके पास क्लोरीन डिमांड और एक होती है आपके पास रेजिड्यूअल डिमांड। ठीक है, जो क्लोरीन डिमांड होती है उसको आप प्रेजेंट को देख के यूज करते हैं और जो रेजिड्यूअल डिमांड होती है उसको आप फ्यूचर कंटामिनेशन को देखकर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आपको क्या पता है कि जो पानी आपने आज बॉयल किया हो, पानी आपका कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा? क्या आप ये चीज से सहमत हो? बिल्कुल भी नहीं सहमत है कि भाई अगर अभी हमने उसको 60 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे राइज किया, बॉयल किया, ठीक है, तो हाँ सर तब तो कुछ 2 घंटे 3 घंटे तक हम उसको 5-4 घंटे तक उस बॉयल पानी को पी सकते हैं, बट उसके बाद हमें गारंटी नहीं दे सकते कि भाई उस वाटर के अंदर अभी भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हुए हैं या पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ है उनका या नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, पता चला कि आज मैंने बॉयल किया और कल वो आपका हो सकता है खराब हो जाए। क्लियर है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर, हाँ अभी 2 घंटे 3 घंटे तो उसको यूज आप बड़े इजीली कर सकते हो, 4-5 घंटे तक आप ज्यादातर उसका यूज कर सकते हो, बट उसके अलावा आप उसका यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है, तो ये भी तो हो सकता है सर कि जब तक सर उसको हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाना है उस वाटर को, तब तक पता चला है कि वो पानी नहीं, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फिर से दोबारा हो गए, तो उस बॉयल करने का क्या फायदा हुआ? तो यहां भी ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसकी। पहली ड्रॉबैक क्या है भाई, वो लिख लीजिएगा कि कैन नॉट टेक केयर द फ्यूचर कंटामिनेशन। आप लिख सकते हैं नो रेजिड्यूअल पावर, क्योंकि उसके पास कोई भी रेजिड्यूअल पावर नहीं रहती। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो रेजिड्यूअल पावर। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, अब देखिएगा जैसे आपके घरों में जो बर्तन होते हैं, अगर आप उस पे क्या करते हैं, आप पानी रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो गर्म पानी वाले बर्तन अगर आप उसमें पड़े रहेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। देखिएगा बड़े ध्यान से कि मान लेते हैं सर हमारे पास सेकंड जो मैं ड्रॉबैक्स बना रहा हूं उसके ऊपर ही है। सेकंड ड्रॉबैक्स है, मान लेते हैं कि सर आपके पास एक कोई बॉटल है, एक मान लेते हैं आपके पास कोई जार है, ये मान लेते हैं मेरे पास कोई जार है, ठीक है, थोड़ी मैं यहां पे बना लेता हूं। सपोज कीजिएगा ये मेरे पास एक जार है, अब इस जार में मैंने क्या रखा है, गर्म पानी रखा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि गर्म पानी आप कंटिन्यू इसके ऊपर रख दें, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपने इसके अंदर वाटर की फिलिंग की है, मान लेते मैंने, हाँ वाटर की फिलिंग की है। अब वाटर की जब फिलिंग करेंगे सर, आप गर्म पानी का फिलिंग करेंगे, अगर आप इसको रेगुलर ही यूज करते रहेंगे तो यहां पे क्या होगा, आपके पास इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहां पे कुछ समय बाद देखने को मिलेगा आपके कि आपके यूटेंसाइल पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जो क्या है आपके लिए एक ऑब्जेक्शन लेबल हो सकता है। क्लियर है, तो ज्यादा भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। और देखा भी होगा आपने बड़े बड़े जो बॉयलर फेड होते हैं, बॉयलर फेड में आपको पानी को बॉयल करते हुए देखा होगा, तो उसके सराउंडिंग में आपको एक व्हाइट लेयर सी दिखेगी, तो उसके ड्यू टू द रीजन ऑफ बॉइलिंग। क्लियर है, तो सेकंड वाली लिखते हैं हम। सेकंड क्या है सर कि प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट, कि इट्स प्रोड्यूस, कि क्या करता है सर, प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, जो दे आर द, जो क्या होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, दे आर द ऑब्जेक्शनेबल, दे आर द
ऑब्जेक्शनेबल, क्या हो सकता है आपके पास? ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, एबल फॉर द ह्यूमन। क्लियर है? इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, सर क्या सभी को तो बॉयल करके पिला नहीं सकते? तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। कैसा है सर ये? वेरी एक्सपेंसिव है। कैसा है भाई? वेरी एक्सपेंसिव। फोर्थ पॉइंट इसका हो सकता है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ह्यूज क्वांटिटी, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ह्यूज quantities cannot be used for quantities for public water supply, for public water supply। क्लियर है? तो ये मैंने आपके पास इस कुछ ड्रॉबैक्स बताई, कुछ एडवांटेज बताई। तो एडवांटेज तो आपको इसकी यही लगी कि सर क्या है, आपका डोमेस्टिक और इमरजेंसी करते हैं ड्यूरिंग द एपिडेमिक, महामारी के दौरान। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखा, सिंपल बॉइलिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड ट्रीटमेंट आता है आपके पास फिजिकल में, दैट इज यूवी रेडिएशन, ट्रीटमेंट ऑफ यूवी रेडिएशन। तो सेकंड मेथड्स की बात करेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ यूवी रेडिएशन। तो हम लिख रहे हैं दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ यूवी रेडिएशन, ट्रीटमेंट ऑफ यूवी रेडिएशन। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता है कि सर ये कौन सा मेथड आता है, ये फिजिकल मेथड आता है। इसमें क्या होता है डियर, इसमें देखिएगा, इसमें जो आपके पास यूवी रेज होता है, यूवी रेज भी आपके पास एक टाइप का नहीं होता है। यूवी रेज के कुछ नंबर्स होते हैं, वो कुछ ही वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि उनकी किस टाइप की वेवलेंथ है। तो यहां पे जो हम अपने वाटर को ट्रीटमेंट के लिए जो यूवी रेज का यूज करते हैं, उनका जो आपके पास वेवलेंथ होना चाहिए वो 250 से लेके 265 नैनोमीटर तक होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? ताकि वो आपके वाटर की डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सके। ऐसा ना हो कि आप सर यूवी रेज भी वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं और पता लगा कि सर जो यूवी रेज की जो रेडिएशन थी वो आपके वाटर डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई। तो उस यूवी रेज का क्या फायदा हुआ? आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इट इज द कॉस्टली टेक्निक। सबसे पहले बात तो है कि सर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली टेक्निक है और पता चला कि सर पानी आपकी डेप्थ तक पेनिट्रेट भी नहीं हुआ। क्लियर है? तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ऐसी वेवलेंथ का यूज करना है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 250 नैनोमीटर से लेके 265 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ हो। क्लियर है? पहला पॉइंट। तो यहां पे हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स बना के मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि एग्जामिनर आपको पूछे। ठीक है? तो यहां पे ऐसा नहीं कि कन्वेंशनल में नहीं लिख सकते, कन्वेंशनल में भी लिख सकते हो आप इन्हीं पॉइंट्स को। ठीक है? एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप यहां पे अपनी हिस्ट्री और रामायण लिखिएगा। ठीक है? कि दोज वही वेवलेंथ आप वही यूवी रेज यूज कीजिएगा, दोज यूवी रेडिएशंस आर यूज्ड, वही रेडिएशन आप यूज कीजिएगा जिसकी वेवलेंथ इज कितनी हो, जिसकी वेवलेंथ इज 250 to 265 नैनोमीटर हो। एनएम का मतलब क्या है? नैनोमीटर। तो पहला पॉइंट हो गया आपके पास कि वही यूवी रेडिएशन का यूज कीजिएगा जिनकी वेवलेंथ इज 250 to 265 नैनोमीटर हो। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि वो क्या कर जाए, वो डेप्थ पे तक आपका पेनिट्रेट कर जाए। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सर वो डेप्थ तक आपका पेनिट्रेट ही ना करे। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, दीज आर वेरी हाई डिस्ट्रक्टिव। ये क्या होते हैं, जो ये यूवी रेज आपने जो यूज किए, these are very high destructive power, इनकी बहुत हाई डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। ठीक है? पावर पेनिट्रेट इनटू द सेल, पावर
पेनिट्रेट इनटू दी सेल, पेनिट्रेट इनटू दी सेल। क्लियर है? और ये क्या रिमूव करते हैं? इट रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर्स को तो रिमूव करेंगे ही करेंगे, साथ में ही आपके एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज प्रोटोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म। तो इट्स रिमूव प्रोटोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं? आपके रिमूव करते हैं प्रोटोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म को। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है कि सर इसकी जो बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? वो डिपेंड करती है आपके यूवी रेडिएशन पे एंड टाइम एक्सपोजर पे। क्लियर है? बस उसको बाद में लिखेंगे, पहले एक और पॉइंट लिख देते हैं यहां पे कि इट इज इफेक्टिव मेथड। ये क्या है? इट इज इफेक्टिव मेथड। हाँ सर ये क्या है? इफेक्टिव मेथड है, इफेक्टिव मेथड फॉर दी डिसइंफेक्शन, ठीक है। बट परंतु इट इज कॉस्टली, बट क्या है सर? ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है बट कॉस्टली है सर। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल, इसका यूज हम स्मॉल स्केल पे ही कर सकते हैं। क्लियर है? एक पॉइंट से मिला कि इफेक्टिव है बट कॉस्टली है, कॉस्टली के साथ स्मॉल स्केल पे ही हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसका अडॉप्टेड कहां किया जाए, कहां पे अडॉप्ट करते हैं हम इसको? तो 6 पॉइंट ये भी लिख देते हैं, ठीक है। अडॉप्टेड फॉर वाटर सप्लाई, अडॉप्टेड फॉर वाटर सप्लाई, अडॉप्टेड फॉर वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग हो गया, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ प्राइवेट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले चलता हूं। इंस्टॉलेशन ऑफ प्राइवेट बिल्डिंग, वो आपके पास प्राइवेट बिल्डिंग हो सकती है। और क्या हो सकती है आपके पास? वो ट्रीटिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन हॉस्पिटल, ट्रीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रीटिंग स्मॉल क्वांटिटीज, treated small quantities of water in hospital। क्लियर है? और हो सकता है आपके पास हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज भी हो सकती है। हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज कहां पे हो सकता है? डिस्पेंसरीज में हो सकता है, डिस्पेंसरीज में हो सकता है, डिस्पेंसरीज फॉर सर्जिकल, और कहां हो सकता है आपका? सर्जिकल यूज हो सकता है। और हो सकता है आपका जैसे स्विमिंग पूल, कहां हो सकता है? स्विमिंग पूल में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि जो यूवी रेडिएशन है उसका यूज आप कहां कर सकते हैं सर? उसका यूज आप प्राइवेट बिल्डिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई पैसे वाले लोग हैं। ट्रीटिंग द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। डिस्पेंसरी फॉर सर्जिकल यूज, क्योंकि जहां पे आपका बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट होगा तो वहां तो आप लोग ही, ठीक है। क्योंकि भाई आपको अगर 50 रुपए लीटर पानी मिल रहा है, अगर 50 रुपए की आपको बिस्लरी की बोतल मिल रही है 5 लीटर की म्युनिसिपल कमेटी से, तो आप कहां यार 300 रुपए वाला पानी खरीदेंगे? ये तो शायद ही आपको 300 रुपए तक का पानी पड़ेगा। वही 5 लीटर की बोतल अगर आपको सिंपल बिस्लरी की होगी तो आपको 50 या 60 रुपए की पड़ेगी। बट यही आप अगर ट्रीटेड विद द यूवी रेड है तो आपको 300 रुपए की पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? कॉस्टली है, इफेक्टिव तो है, ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है? और इसका यूज हम स्विमिंग पूल में भी कर सकते हैं। एक बात याद रखना कि ये जिसकी जो डेप्थ आपके पास, ये मानते हैं कि जो इसकी डेप्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 1 मीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए इस पानी की पेनिट्रेट करने की, ठीक है। उसको नहीं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं डियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसके बारे में कि सर ये तो आपने बता दिया है कि सर कहां कहां इसका यूज करते हैं, कैसा कैसा है सर ये, ठीक है। बट इसका एक और है कि जो सर इसकी एफिशिएंसी है ना
इसकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है इसकी यूवी रेडिएशन पे। अगर आपके पास, अगर मैंने कहा कि अगर वेवलेंथ आपके पास 250 to 65 नैनोमीटर के मध्य नजर रखते हुए आपने यूज नहीं किया तो आपके पास इफेक्टिव नहीं होगा यार, ये मान के चलो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। आप 250 to 265 के नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला ही यूवी रेडिएशन यूज कीजिएगा। और सबसे पहले ये टाइम एक्सपोजर, ठीक है, टाइम एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम। तो यहां पे भी लिखता हूं मैं कि द एफिशिएंसी 6 पॉइंट हो गए हैं, 7 पॉइंट द एफिशिएंसी द बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी को लिखता हूं मैं, एफिशिएंसी इज डिपेंड्स अपॉन इसकी जो रिमूवल डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है सर, यूवी रेडिएशन पे डिपेंड करती है एंड टाइम एक्सपोजर पे डिपेंड करती है, ठीक है। याद रखना किस किस पे डिपेंड करती है, यूवी रेडिएशन पे एंड टाइम एक्सपोजर पे डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट सर, इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसको हम कह सकते हैं, जिसको चिक्स लॉ भी बोलते हैं, कई बुकों में उसको चिक्स लॉ लिखा है, ठीक है। उसके बाद उसको देखेगा पॉइंट नंबर 8, द मैथमेटिकली रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, दीज आर रिलेटेड बाय द फ्लोइंग मैथमेटिकली रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप याद रखना आपको, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, जिसको हम चिक्स लॉ भी बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, चिक्स लॉ, दैट इज LN इज n टाइम t। n टाइम t क्या है, n टाइम है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन आफ्टर t टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इनिशियल इज इक्वल टू k इंटू आई इंटू टी। k क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, k क्या है हमारे पास, रेट ऑफ कांस्टेंट है, i क्या है आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन है, t क्या है आपके पास, टाइम एक्सपोजर है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इनको कि सर t क्या है आपके पास, t है सर टाइम एक्सपोजर, और जो टाइम एक्सपोजर होगा वो किस में होगा सर, सेकंड में, ठीक है। उसी तरह से सर जो I है आपका, I क्या है सर, I है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेडिएशन, क्लियर है। NT क्या है आपके पास, NT है आपके पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन आफ्टर टी टाइम, और N नॉट क्या है सर आपके पास, N नॉट है इनिशियली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रख रहा है आपके पास। K क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट, K क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट, क्लियर है। तो ये सारे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताया। अब जो एग्जामिनर आपसे यहां से पूछ सकता है, यहां से न्यूमेरिकल डाटा भी पूछ सकता है, आपके पास सब दे दिया है, बट जो मोस्टली पूछा जाता है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाती है। और यहां पे जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है उनको लिख देता हूं मैं, यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर इज माइक्रोवाट पर सेकेंड। याद रखना इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर माइक्रोवाट पर सेकेंड। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं आपके लिए, ये रखता हूं क्योंकि यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पूछी जाती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की भी पूछी जाती है, तो इसकी क्या होती है, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ यूवी की भी पूछ जाती है, तो इसकी हो जाती है आपके पास माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी भी लिख देते हैं हम माइक्रोवाट पर
स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी होती है आपके पास, ये होती है हमारे पास दैट इज इंटेंसिटी की, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है, जहां से पूछेगा टाइम की क्या होगी आपके पास, सर टाइम की होगी हमारे पास सेकंड। क्लियर है। तो ये सारे हैं जो आपको यहां पे थोड़े से ध्यान में रखने होंगे ये डाटे, क्योंकि एग्जामिनर भाई पूछता है, और जब पूछता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट ऑफ यूवी रेडिएशन भी कंप्लीट हुआ। तो अब इस तरह से हमने फिजिकल ट्रीटमेंट अपना क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अगले लेक्चर्स में हम जो स्टडी करेंगे डियर, अब हम सेकंड केमिकल मेथड्स की बात करेंगे डियर। तो ओके गाइस, थैंक यू।